12 अप्रैल 2018 नई दिल्ली के करोल बाग की एक निजी बैंक शाखा में सुबह का सामान्य कामकाज चल रहा था। लोग लाइन में खड़े थे, कोई जमा पर्ची भर रहा था, कोई पैसे निकालने के लिए टोकन पकड़े बैठा था। इसी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच करीब 45 साल का एक आदमी धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचा। उसने साधारण कुर्ता पाजामा पहन रखा था और हाथ में एक पुराना सा बैग था। देखने में वह किसी छोटे व्यापारी जैसा लग रहा था। उसने बैग खोला और अंदर से नोटों की मोटी मोटी गड्डियां निकालकर कैशियर के सामने रख दी। रकम थी पूरे 50 लाख रुपए। कैशियर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसने हल्की हैरानी के साथ पूछा, इतना सारा कैश? आदमी ने बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटा मोटा व्यापार करता हूं, पैसा आता जाता रहता है। कैशियर ने औपचारिकता निभाते हुए नोट मशीन में डाले। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मशीन ने एक के बाद एक कई गड्डियां रिजेक्ट करनी शुरू कर दी। कैशियर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार नतीजा वही रहा। अब मामला साफ था, नोटों में कुछ गड़बड़ थी। उसने बिना शोर मचाए सुपरवाइजर को बुलाया। दोनों ने मिलकर नोट फिर जांचे और उसी वक्त सुपरवाइजर ने धीमे स्वर में कहा, अलर्ट दबाओ। कुछ ही देर में बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और वह आदमी हिरासत में ले लिया गया। उसे अब तक समझ आ चुका था कि इस बार उसकी चाल चल नहीं पाई। 3 दिन बाद 15 अप्रैल 2018 को लोधी रोड स्थित रॉ मुख्यालय में इस मामले पर गंभीर चर्चा चल रही थी। एक केबिन के अंदर टेबल पर वही नकली नोट रखे थे जिन्हें बैंक ने पकड़ा था। वरिष्ठ अधिकारी राजीव माथुर उन नोटों को गौर से देख रहे थे। उनके सामने वित्तीय इंटेलिजेंस विशेषज्ञ अभिजीत राव खड़े थे। अभिजीत ने एक नोट उठाया, उसे रोशनी में घुमाया और कहा कि देखने में यह लगभग असली जैसा है। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, प्रिंट की धार, सब कुछ इतनी सफाई से तैयार किया गया है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। राजीव ने नोट हाथ में लेकर बारीकी से देखा और पूछा, इतनी उच्च स्तर की नकली करेंसी आखिर कहां बन रही है? अभिजीत ने फाइल खोलते हुए बताया कि जिस व्यक्ति को बैंक से पकड़ा गया उसका नाम सुरेश गुप्ता है। वह दिल्ली का छोटा व्यापारी है और उसका दावा है कि नोट उसे नेपाल के एक सप्लायर के जरिए मिले थे। उसकी बात पूरी तरह सच हो या ना हो, लेकिन एक बड़ा लिंक नेपाल की तरफ जरूर जाता है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक विराटनगर में एक प्रिंटिंग प्रेस पिछले कई महीनों से भारत में नकली भारतीय मुद्रा भेज रही थी और यह रकम करोड़ों में पहुंच चुकी थी। राजीव माथुर के लिए यह सिर्फ जाली नोटों का मामला नहीं था, यह सीधा भारत की आर्थिक स्थिरता पर हमला था। यदि बड़ी मात्रा में नकली करेंसी बाजार में घुस जाए तो उसका असर सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पर नहीं बल्कि भरोसे पर पड़ता है। अभिजीत ने साफ कहा कि इसके पीछे आईएसआई की भूमिका होने की आशंका मजबूत है। मकसद था भारतीय बाजार में इतनी नकली करेंसी डालना कि लेन देन व्यवस्था पर दबाव बढ़े, सुरक्षा तंत्र की कमजोरी उजागर हो और अर्थव्यवस्था पर अविश्वास पैदा हो। खुला सैन्य हमला एक बात है, लेकिन ऐसी आर्थिक तोड़फोड़ कहीं ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसका असर चुपचाप फैलता है। राजीव कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले कि यह काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑपरेशन नेपाल की जमीन पर चल रहा है। वहां आधिकारिक कार्रवाई का मतलब कूटनीतिक संकट भी हो सकता है। इसलिए जरूरत थी ऐसे आदमी की जो सीमा के उस पार जाकर बिना शोर किए सच बाहर ला सके। अभिजीत ने उसी वक्त एक नाम सामने रखा, विक्रम जंगशाह, नेपाली मूल का भारतीय नागरिक, लंबे समय से अंडरकवर काम में माहिर और इस वक्त काठमांडू में एक बिजनेसमैन की पहचान के साथ सक्रिय। आदेश तुरंत दिया गया। मिशन शुरू होना था। 20 अप्रैल 2018 को काठमांडू के एक शांत रेस्टोरेंट में अभिजीत और विक्रम की मुलाकात हुई। बाहर से यह आम बातचीत लग रही थी, लेकिन अंदर एक बड़ा ऑपरेशन आकार ले रहा था। अभिजीत ने विक्रम को जानकारी दी कि विराटनगर में एक एनजीओ के नाम पर प्रिंटिंग प्रेस चल रही है। कागजों में वह गरीब बच्चों के लिए किताबें छापने वाली संस्था थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। विक्रम ने पूछा कि इस पूरे नेटवर्क का चेहरा कौन है। जवाब में अभिजीत ने एक तस्वीर उसके सामने रखी। उसमें एक 60 साल के आसपास का शख्स था, सफेद बाल, चश्मा, शांत चेहरा। नाम था डॉक्टर अरुण प्रकाश चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद। राजनीति छोड़ने के बाद वे नेपाल जाकर समाज सेवा के नाम पर यह संस्था चला रहे थे। दुनिया उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति मानती थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों को शक था कि वह आईएसआई के दबाव में काम कर रहे हैं।
बात यहीं खत्म नहीं होती थी। इनपुट यह भी था कि उनके परिवार, खासकर बेटे को लेकर उन पर दबाव बनाया गया था और इसी वजह से वे इस गंदे खेल में धकेल दिए गए। विक्रम ने तस्वीर को लंबे समय तक देखा। मिशन साफ था, इस संस्था में घुसपैठ, भरोसा जीतना, पूरा नेटवर्क समझना और ठोस सबूत जुटाना। 15 मई 2018 को विक्रम नई पहचान के साथ विराटनगर पहुंचा। उसने खुद को प्रकाश अधिकारी नाम के नेपाली प्रकाशक के रूप में पेश किया, जो नेपाल और भारत में किताबों का काम करता है और एक आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की तलाश में है। जब वह नेपाल शिक्षा विकास संस्थान के दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ वैध और व्यवस्थित दिखा। बाहर बोर्ड लगा था, अंदर कंप्यूटर पर काम करती कुछ कर्मचारी थी। माहौल किसी छोटे सामाजिक संगठन जैसा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चतुर्वेदी खुद उससे मिलने आए। वे विनम्र थे, संभले हुए थे और सामने वाले को भरोसा दिलाने में माहिर लगते थे। विक्रम ने अपनी बनाई हुई कहानी विस्तार से सुनाई। बड़े प्रिंट ऑर्डर, स्कूलों की किताबें, नेपाल भारत मार्केट, लंबे समय का सहयोग। डॉक्टर चतुर्वेदी ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और बिना हिचकिचाहट प्रेस दिखाने की पेशकश कर दी। यही वह क्षण था जिसका इंतजार विक्रम कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब विक्रम को प्रिंटिंग यूनिट दिखाई गई तो उसे पहली नजर में ही समझ आ गया कि यहां सिर्फ किताबें नहीं छपती। बाहर से इमारत बेहद साधारण थी, लेकिन अंदर का सेटअप अत्याधुनिक था। मशीनें महंगी थीं, क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था प्रोफेशनल थी और पूरा वातावरण किसी सामान्य एनजीओ के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा उन्नत था। विक्रम ने बातचीत के दौरान हर चीज पर ध्यान रखा। उसी दौरान उसकी नजर एक कोने में रखे कुछ डिब्बों पर पड़ी, जिन पर शैक्षणिक सामग्री लिखा था। एक डिब्बा थोड़ा खुला था और अंदर से हरे रंग की नोट जैसी गड्डियों की झलक साफ दिख रही थी। उसने अपनी प्रतिक्रिया छिपाई और सामान्य चेहरे के साथ प्रेस की तारीफ करता रहा। तभी डॉक्टर चतुर्वेदी ने भुगतान की शर्त रखी, हर लेन देन केवल कैश में होगा, न चेक न बैंक ट्रांसफर। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। जून के पहले हफ्ते तक विक्रम ने अपना जाल और मजबूत कर लिया। उसने दावा किया कि उसे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए किताबों का बड़ा ऑर्डर मिला है और वह यहां छपाई करवाना चाहता है। बातचीत के दौरान उसने जानबूझकर भुगतान को लेकर लचीलापन दिखाया ताकि सामने वाला पक्ष अपनी असली रुचि उजागर करे। हर बार उत्तर यही मिलता कि काम तभी होगा जब कैश होगा। अब यह साफ था कि संस्था का ढांचा किताबों की आड़ था, असली धंधा कुछ और था। 15 जून को काठमांडू में अभिजीत से मिलकर विक्रम ने सारी जानकारी साझा की। उसने बताया कि वहां सिर्फ नेपाली कर्मचारी नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी शख्स भी मौजूद है जो पूरे ऑपरेशन में बेहद महत्वपूर्ण लगता है। वही असली संचालक हो सकता है। तय हुआ कि अगला चरण सबसे जोखिम भरा होगा, यानी सीधे इस नेटवर्क के भीतर जाकर सबूत जुटाना। 25 जून 2018 को विक्रम फिर प्रेस पहुंचा। इस बार वह सिर्फ ग्राहक नहीं, संभावित साझेदार की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने नकद एडवांस दिया और फिर इशारों इशारों में कहा कि उसे पता है यहां सिर्फ किताबें नहीं बनती। पहले तो डॉक्टर चतुर्वेदी चौंके, लेकिन जब विक्रम ने खुद को भारत में नकली नोट खपाने वाला संभावित संपर्क बताना शुरू किया तो उनके हाव भाव बदल गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने उसे अगली रात आने को कहा, जब असली काम दिखाया जा सके। यही वह मौका था जिसकी जरूरत थी। 26 जून की रात विक्रम छुपे हुए कैमरे के साथ प्रेस पहुंचा। उसे भीतर एक बंद हिस्से में ले जाया गया। वहां जो उसने देखा, उसने पूरे शक को सच्चाई में बदल दिया। मशीनों पर भारतीय 500 रुपए के नोट छप रहे थे। कमरे में एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव मौजूद था, नाम हनीफ। वह सतर्क और शक भरा आदमी था। पहले उसने विक्रम पर शक किया, फिर डॉक्टर चतुर्वेदी के आश्वासन पर शांत हुआ। उसने मशीनों की क्षमता, प्रिंट की गुणवत्ता और सप्लाई नेटवर्क के बारे में डींगे मारते हुए बातें की। विक्रम चुपचाप सब देखता रहा। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। मशीनें, नोट, हनीफ, डॉक्टर चतुर्वेदी, पूरी साजिश। सुबह करीब 4 बजे जब वह बाहर निकला, उसने तुरंत संदेश भेजकर ऑपरेशन टीम को संकेत दे दिया कि सबूत मिल चुके हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हनीफ को शायद भीतर से कुछ गड़बड़ लग चुकी थी। उसने विक्रम को रोक लिया, उस पर बंदूक तान दी और वापस अंदर ले गया। अब स्थिति बेहद खतरनाक थी। कैमरे में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अगर विक्रम वहीं खत्म कर दिया जाता तो मिशन भी खत्म हो सकता था। तभी बाहर तेज सायरन गूंजे। नेपाल पुलिस ने प्रेस को चारों तरफ से घेर लिया।
कुछ सेकंड के भीतर परिसर में अफरा तफरी मच गई। हनीफ भागने की सोच ही रहा था कि पुलिस भीतर घुस आई। डॉक्टर चतुर्वेदी और हनीफ दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। मशीनें जब्त कर ली गईं और भारी मात्रा में नकली भारतीय करेंसी बरामद हुई। यह सिर्फ एक छापा नहीं था, यह उस नेटवर्क की कमर तोड़ने वाला वार था जो महीनों से भारत की आर्थिक नसों पर हमला कर रहा था।